जय हिंद दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं रेलवे एलपी के बायोलॉजी में को। ठीक है, तो रेलवे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से, उसमें बायोलॉजी पोर्शन में पादप जगत में से ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं और काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होते हैं क्योंकि उसके नाम बड़े बड़े होते हैं और कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो हम पादप जगत में शुरू करने वाले हैं रेलवे एलपी के लिए। तो पादप जगत के बारे में पहले जान लेते हैं कि पादप जगत उस कैटेगरी को कहते हैं जिसमें कोई भी जीव अपना पोषण खुद कर लेता है, किसी पे निर्भर नहीं रहता है। ठीक है, जैसे आप पेड़ को देख ले, वो अपना खाना खुद बनाता है प्रकाश संश्लेषण से। और इसमें कौन कौन होते हैं? जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जो स्वपोषी होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं, ये किस में आते हैं? पादप जगत में ही आते हैं। और पादप जगत में लगभग 3.8 लाख जीवों को रखा गया है। कितने जीवों को रखा गया? 3.8 लाख जीवों को इसमें रखा गया है। इसमें जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, उत्पादक होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय, ये सब जीव हैं। अब उसी तरह पादप जगत को जो बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला बांटा गया है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रेकियोफाइटा। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा। और ट्रेकियोफाइटा को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, टेरिडोफाइटा, आवृत्तिबीजी, अनावृत्तिबीजी। और आवृत्तिबीजी को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक है एक बीजपत्री और एक है द्विबीजपत्री। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ से थैलोफाइटा के बारे में। तो थैलोफाइटा जो होता है उसके अभी इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उसके बाद एक एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। तो थैलोफाइटा होता है थैलानुमा आकार का ये जीव होता है। ठीक है, और इसमें जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, शैवाल हैं, कवक हैं, जीवाणु हैं, ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। और इसमें थैलोफाइटा में होता है कि इसमें जड़, तना और पत्ते अलग अलग नहीं होते, विभाजित नहीं होते, एक ही में सब रहेगा। आपको पता नहीं चलेगा कहाँ जड़ है, कहाँ तना है, कहाँ पत्ता है, मतलब इसका विभाजन अलग अलग नहीं दिखेगा। जैसे मानिए एक आम का पेड़ है, तो उसमें आपको दिखता है ये पत्ता है, तना है, जड़ है, मगर इसमें ऐसा कुछ आपको नहीं दिखेगा, सब एक में ही रहता है। उसके बाद इसी में है कि संवहन उत्तक नहीं होता। अब संवहन उत्तक का क्या मतलब होता है? तो संवहन उत्तक का मतलब होता है कि कुछ एक नली रहती है जो यहाँ से वहाँ तक जल को, भोजन को ले जाए, उसी को संवहन उत्तक कहते हैं। तो संवहन उत्तक इसमें नहीं होता है। अब आ जाते हैं ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा ऐसा है कि ये स्थल पर उगता है और नमी वाली जगह पे उगता है। कहाँ? जो ब्रायोफाइटा है स्थल पे उगता है और नमी वाली जगह पे ही उगता है ब्रायोफाइटा। इसमें भी क्या होता है? संवहनीय उत्तक नहीं होता है। उसके बाद आ जाते हैं ट्रेकियोफाइटा में। तो ट्रेकियोफाइटा में क्या होता है कि इसमें संवहन उत्तक होता है। क्या बात है? इन दोनों में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा में संवहन उत्तक नहीं होते हैं और ट्रेकियोफाइटा में क्या होता है? संवहन उत्तक होता है। तो संवहन उत्तक होता है, तो इसको ट्रेकियोफाइटा को भी 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। और इसके ट्रेकियोफाइटा के जो होते हैं, इसमें जड़, पत्ते, तने विभाजित होते हैं। ट्रेकियोफाइटा का टेरिडोफाइटा होता है, आवृत्तिबीजी होता है और अनावृत्तिबीजी होता है। टेरिडोफाइटा में इसमें क्या होगा? जब इसमें संवहनीय उत्तक है तो इसमें भी संवहनीय उत्तक होगा। आवृत्तिबीजी जिसमें बीज हो उसमें आवृत्तिबीजी में आता है। अनावृत्तिबीजी जिसका बीज बाहर हो और इसका बीज अंदर हो। आवृत्तिबीजी का कहने का मतलब है फल के अंदर बीज हो। अनावृत्ति कहने का मतलब है वो फल के बाहर बीज हो, यानी फल के ऊपर बीज हो, वो अनावृत्ति में आता है। आवृत्ति कैटेगरी को एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के कैटेगरी में बांटा गया है। तो एक बीजपत्री में मतलब उसमें अलग से नहीं रहेगा, एक ही बीज रहेगा। जैसे आप गेहूँ देख लें, चावल देख लें, उसमें एक ही बीज रहेगा। और उसके बाद द्विबीज देखिए तो मटर को अगर मटर का ऊपर कवर निकालिएगा तो उसमें से दो टुकड़े निकलेंगे। उसके मूंगफली में भी आपको मिलेगा, सरसों में भी ऐसा मिलेगा। तो वो सब आते हैं द्विबीजपत्री में। और गेहूँ, मक्का, चावल ये एक बीजपत्री में आता है। तो ये हम जान लिए कि पादप जगत के प्रकार। पादप जगत को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रेकियोफाइटा को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। टेरिडोफाइटा आवृत्तिबीजी और अनावृत्तिबीजी। और आवृत्तिबीजी को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री।
एक बीजपत्री में बता दिए जिसका आप तोड़ अलग नहीं, इसी से कवर निकालेगा तो अलग नहीं होगा, वो एक में ही रहेगा, जैसे गेहूँ। और वैसे ही 2 बीजपत्री में है, जैसे मटर का ऊपर कवर निकालिए तो उसमें 2 गो निकल जाएगा। जैसे मसूर का दाल देखते हैं 2 फटा हुआ रहता है, उसको आराम से वही जो 2 फटता है, दो अलग अलग भाग होते हैं, वही 2 बीजपत्री कहलाते हैं। तो आप एक एक करके हम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा को देखेंगे। उन्हें पादप जगत के देखा, पादप जगत को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो 3 कैटेगरी में एक कैटेगरी है जो है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें हम आपको बता दिए हैं कि थैलोफाइटा जड़, तना, पत्तियों में विभाजित नहीं होता है, सब एक में ही रहता है। उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि जड़ किधर है, तना किधर है और पत्ती किधर है, सब एक में ही रहेगा। तो जड़, तना और पत्तियों का विभाजन इसमें नहीं होता है। इसमें संवहन उत्तक भी नहीं होता है, बता दिए। संवहन उत्तक जो जल, खनिज ये सब ढोता है और नस टाइप का जो होता है वो इसमें नहीं होता है। उसके बाद ये थैलमस के रूप में पाया जाता है। कैसा? थैले के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है शैवाल, कवक और जीवाणु। शैवाल को इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फंगी। कवक को क्या बोलते हैं? फंगी। और इसको बोलते हैं बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। ये 3, क्या शैवाल को एल्गी बोलते हैं इंग्लिश में, और कवक को फंगी, और जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं। तो अब हम शैवाल के बारे में पढ़ लेंगे। तो शैवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी, रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो हम इसको देख लेते हैं अब शैवाल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे शैवाल के बारे में। तो शैवाल किस में आता है? पादप जगत के को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहला जो कैटेगरी है वो थैलोफाइटा है। तो थैलोफाइटा में ही शैवाल आते हैं। शैवाल, कवक और क्या जीवाणु, ये तीनों किस में आते हैं? थैलोफाइटा में ही आते हैं। तो पहले देख लेते हैं हम शैवाल के बारे में। तो शैवाल यह पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है। पूछेगा शैवाल कौन सा कैसा जीव है? तो सरल जलीय जीव है, ये जलीय जीव है शैवाल। और इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो इसके अध्ययन को फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। एक बार फिर से बोलें, फाइकोलॉजी। इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल के कारण ही जो होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्लोरोफिल, जिसके कारण ही क्या होता है? पत्ता हरा होता है, यानी कोई भी प्लांट हरा होता है, ये क्लोरोफिल की मौजूदगी के ही कारण। इसको हरित लवण बोलते हैं, इसको हरित लवण बोलते हैं। और इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है, संवहन उत्तक रहित होता है। क्या होता है? संवहन उत्तक रहित। रहित का मतलब होता है के बिना, मतलब इसमें संवहन उत्तक नहीं होते हैं। ये कहाँ कहाँ उगता है? ये आपको ताजे जल में उगता है, गर्म जल के झरनों में उगता है, कीचड़ में उगता है, नदी, तालाब, ये सब इत्यादि में यहाँ पे उगता है। और इसकी जो शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? शैवाल की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। और ये शैवाल अपना भोजन संचय मंड के रूप में, यानी स्टार्च के रूप में करता है। तो शैवाल अपना भोजन किस रूप में? मंड के रूप में या स्टार्च के रूप में जमा करता है। संचय का मतलब होता है जमा करना। यह भोजन अपना मंड के रूप में, या मंड को स्टार्च बोलते हैं, स्टार्च के रूप में जमा करता है। यह एक कोशिकीय होता है। शैवाल कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें निषेचन के बाद कोई भी भ्रूण नहीं बनता है। तो निषेचन आपको बता दें कि जैसे मेल और फीमेल का, जैसे मेल का अगर मेल का स्पर्म और फीमेल का अंडाणु दोनों मिल्क जहाँ पे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निषेचन, इसमें भी निषेचन के बाद कोई भ्रूण वगैरह बनता नहीं। अगर आप देखेंगे मानव में, तो मानव में जब निषेचन होता है फ्लोपियन ट्यूब में, और उस निषेचन के बाद वो गर्भाशय में फिर भ्रूण चला जाता है और वहाँ पे वो विकसित होने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें निषेचन तो होता है इसमें शैवाल में, मगर इसमें भ्रूण नहीं बनता है। यह होता है कि दोनों तरह के पानी में पाए जाते हैं, जहाँ लवणीय पानी है, जहाँ नमक युक्त, जहाँ नमकीन पानी जैसे समुद्र में, और जहाँ पे नमक ये नहीं है, मतलब जैसे आप देख रहे हैं तालाब उलाब में उतना नमकीन आपको नहीं लगता है, तो वहाँ भी उगते हैं। तो शैवाल दोनों जगह उगते हैं, नमकीन वाले होते हैं यानी लवणीय युक्त, और अलवणीय, दोनों तरह के जलों में ये उगते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि जो शैवाल में जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं, तो
कोई क्लोरोफिल के कारण कोई हरा होता है, कोई लाल होता है, तो कौन कौन टाइप के क्लोरोफिल पाए जाते हैं जिसके कारण हरा होता है पौधा, शैवाल हरा होता है, लाल होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। शैवाल में 3 तरह के वर्णक पाए जाते हैं। तो वर्णक मतलब रंग की बात कर रहा है, ठीक है। वर्णक यानी रंग। तो एक होता है जो लोग क्लोरोफाइसी होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोफाइसी होता है, जो जिससे क्या होता है, शैवाल हरा होता है। अगर जिस शैवाल में क्लोरोफाइसी पाया जाता है तो उस शैवाल का रंग कैसा होता है? हरा होता है। एक होता है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी जिस शैवाल में होता है वो शैवाल कैसा दिखता है? आपको लाल दिखेगा। कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा। लाल सागर में आपको यही वाला शैवाल रोडोफाइसी ही पाया जाता है। और एक होता है फियोफाइसी। तो फियोफाइसी जिस शैवाल में होता है वो शैवाल का रंग कैसा दिखता है? भूरा दिखता है। तो ये 3 तरह के वर्णक है, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, पियोफाइसी। ऐसे जानते हैं क्लोरोफिल के कारण ही क्या पत्ता हरा होता है, तो क्लोरोफाइसी हरा होता है। रोडो यानी रेड यानी लाल वर्णक। और फियोफाइसी यानी भूरा वर्णक, यानी भूरा रंग का होता है, ठीक है। ये 3 तरह के, जिसमें 3 तरह के जो शैवाल पाए जाते हैं, जो 3 तरह के इसमें शैवाल पाए जाते हैं वो हरा वर्णक, लाल वर्णक और भूरा वर्णक का होता है। तो अगले हम वीडियो में देखेंगे जो शैवाल का प्रजनन होता है वो कितने तरीक़ों से होता है, उसके बारे में अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।